सबसे पहले आपको जाना है alignbooks.com पर। अगर आपको अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है या अगर आपको मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट का ऑप्शन गिवन है जिसपे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। तो मोबाइल ऐप पे अगर आप क्लिक करेंगे तो जस्ट ये यहाँ पे आपको लिंक दे देगा। उस लिंक को कॉपी करके आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। डेस्कटॉप ऐप अगर करनी है तो यहाँ से आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। बेसिकली जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड और iOS दोनों के लिए अवेलेबल है। तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके या ऐप स्टोर में जाके सॉरी एप्पल स्टोर में जाके आप अलाइन बुक्स अगर सर्च में डालेंगे तो वहां से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। और जो आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पे लॉगिन करने के लिए यूज करते हैं वही आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मोबाइल एप्लीकेशन के लिए रहेगा। काफी लोगों को ये होता है कि मोबाइल एप्लीकेशन का डिफरेंट आईडी या पासवर्ड रहेगा, बट ऐसा नहीं है। जो आप ब्राउजर में यूज कर रहे हैं वही आपका मोबाइल एप्लीकेशन का भी यूजर आईडी और पासवर्ड रहेगा। देन यहाँ पे डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो डेस्कटॉप ऐप मैं इंस्टॉल करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे डेस्कटॉप ऐप पे आपको डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है। ये डेस्कटॉप ये अलाइन बुक्स की जो फाइल है वो अभी डाउनलोड हो रही है। और डेस्कटॉप ऐप डाउनलोड करने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसी क्लाइंट के सिस्टम पे अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट्स 2010 हैं, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स है वो 2010 वर्जन के हैं, तो वहां पे अलाइन बुक्स इंस्टॉल आप नहीं कर सकते क्योंकि 2010 के साथ अलाइन बुक्स कंपैटिबल नहीं है। 2007 हो चलेगा, 2013 या 13 से अबव जो भी वर्जन हैं उनमें अलाइन बुक्स प्रॉपरली चलेगा, बट 2010 के साथ एरर आएगा। और क्या होता है कि किसी किसी के में 2010 होता है बट अलाइन बुक्स भी रन हो जाती है, लेकिन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है वो बंद हो सकती है। तो इसीलिए जिनका 2010 है उनको आपको रिक्वेस्ट करना है कि 2013 या 13 से अब कोई भी वर्जन जो है उन्हें माइक्रोसॉफ्ट का इंस्टॉल करना होगा। अब यहाँ आप देख सकते हैं अलाइन बुक्स डेस्कटॉप ये फाइल डाउनलोड हो गई है। इसको मैंने ओपन पे क्लिक किया, रन पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, और ये जो फोल्डर है ये आपको हमेशा डी ड्राइव में इसको रखना है, क्योंकि जैसे सिस्टम वगैरह अगर क्रैश हो जाता है या कुछ भी है तो सी ड्राइव में हमें नहीं रखना होता। नेक्स्ट पे क्लिक किया, अलाइन बुक्स जो है वो अभी इंस्टॉल हो रही है। तो इस तरीके से आपका इंस्टॉलेशन प्रोसेस रहता है। और जो लोग डेस्कटॉप ऐप यूज करते हैं, काफी बार कुछ लोगों को शिकायत होती है कि बहुत स्लो चल रहा है, ये तो बहुत स्लो काम कर रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पहले चेक करना है कि जो यूजर का सिस्टम है उसमें एटलीस्ट 4 GB रैम हो। और कभी कभी क्या होता है कि किसी का 2 GB का होता है, उसमें भी अच्छे से अलाइन बुक्स चल जाती है। किसी के में 4 GB रैम में भी वो बहुत धीरे काम कर रही होती है, क्योंकि वो अदर चीजों पे भी डिपेंड करता है, प्रोसेसर क्या है, सिस्टम कैसा है, तो उन चीजों पर भी डिपेंड करता है। किसी का उसमें स्टोरेज इशू होता है, तो ये सारी चीजें भी होती है। तो कोई अगर कहता है कि मेरा ये देखिए इस तरीके से ये एरर यहाँ पे शो कर रहा है अभी, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड, आपको ओके पे क्लिक करना है। तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, क्लोज पे क्लिक किया आपने, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन जो है हमारा इंस्टॉल हो गया है विदाउट एनी एरर। और ये देखिए ये इसका यहाँ पे जो आइकन है वो यहाँ पे शो हो गया है, और इसका जो फोल्डर है वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए डी ड्राइव में ये अलाइन बुक्स जो है ये अभी आपका ये जो अभी अभी मैंने इंस्टॉल किया है ये उसका यहाँ पे फोल्डर बन गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और हमारे कुछ लेटेस्ट पैच होते हैं जो हमारे रेगुलरली हम सेंड करते हैं
क्लाइंट्स के पास भी अपडेट के लिए पूछता है। तो इसको मैंने पहले यहाँ पे डबल क्लिक किया, शॉर्टकट ही अपने आप क्रिएट हो जाता है। इसको मैंने ओपन किया, और फर्स्ट टाइम में जब आप इसको ओपन कर रहे होते हैं तो ये थोड़ा सा टाइम उस टाइम पे ले लेता है, बट नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे या ओपन करेंगे तो इतना टाइम नहीं लेगा। साइन इन पे मैंने क्लिक किया, और क्योंकि मेरा जिनका सब्सक्रिप्शन बेस्ड है वो ऑनलाइन पे टिक करके चला सकते हैं, लेकिन जिनका ऑफलाइन वर्जन है उन्हें यहाँ पे ऑनलाइन पे टिक नहीं करना होता, सीधा साइन इन पे क्लिक करना होता है। एंड वो पूछता है आपसे, मैं दिखाऊंगी अभी इसके बाद, एक बार यहाँ पे लॉग इन हो जाए। कभी कभी ये अपडेट भी मांग लेता है यहाँ पे, तो आप अपडेट के लिए पूछेगा तो उसको यस पे क्लिक करेंगे तो अपडेट आपके मतलब अलाइन बुक्स एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगी। या जो हमारे ये देखिए ये हो गया लॉगिन, बट ये पुराना पैच चल रहा है अभी इसमें, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में था, तो ये पुराना पैच चल रहा है अभी। तो जो हमारे लेटेस्ट पैच आते हैं उनको आपको डाउनलोड करना है। अब देखिए ये पैच है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, या आपने जहां पे भी होगा मतलब आपने डाउनलोड किया होगा, आप अलाइन बुक्स के फोल्डर में आएंगे। अलाइन बुक्स का फोल्डर यहाँ पे कैसे आएगा, डी ड्राइव में आप गए, जहां पे भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है वहां अलाइन बुक्स का फोल्डर मिल जाएगा। देन यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, पेस्ट करना है पैच को, और जो विन आर ए आर मतलब फाइल को रन करने के लिए WinRAR एप्लीकेशन आपको चाहिएगा, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब यहाँ पे राइट क्लिक किया आपने, एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो इससे ये पूछेगा आपसे वुड यू लाइक टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग फाइल, आप येस टू ऑल पे क्लिक करेंगे। एंड मेक श्योर कि पीछे रन नहीं कर रही हो, अगर अलाइन बुक्स पहले से खुली होगी और आप ये पैच रन करने जाएंगे तो वो एरर शो कर देगा। तो अलाइन बुक्स एप्लीकेशन बंद होनी चाहिए, फिर आपको ये पैच एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये अपडेट हो गई है मेरी डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो यहाँ से मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लूंगी। ये देखिए अब कितनी जल्दी ओपन हो गई डेस्कटॉप एप्लीकेशन। अब ये देखिए ये मेरी अपडेटेड है अलाइन बुक्स एप्लीकेशन। यहाँ पे वर्जन आप देख सकते हैं, पहले जो दिखाया था वो बिल्कुल शुरू में जो वर्जन था वो था, लेकिन यहाँ पे अब आप देख सकते हैं ये अपडेट हो चुकी है। अभी ये जो है यहाँ एडमिन पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। अब काफी बार लोग पूछते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन कैसे करना है, ठीक है, जैसे जिनका ऑफलाइन वर्जन है या किसी का क्लाउड बेस्ड है तो उन्हें अपना डेटा ऑफलाइन में तो सिंक्रोनाइजेशन करना नहीं है, उसमें तो आपका जो डेटा है वो ऑफलाइन में ही रहता है। लेकिन जिनका ऑनलाइन है और जिन्हें अपना ऑनलाइन भी रन करना है ऑफलाइन भी रन करना है, उसके लिए उन्हें ऑटो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, मैनुअली सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। एडमिन पे जाना है, यहाँ पे आपको हाँ मेंटेनेंस पे जाना है, टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपको सिंक्रोनाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा। एडमिन पे जाना है, मेंटेनेंस पे जाना है, टूल्स पे जाना है, सिंक्रोनाइजेशन पे आना है। सिंक डेटा फ्रॉम सर्वर मीन्स कि मुझे क्या करना है, अपना जो ऑनलाइन का डेटा है वो मुझे ऑफलाइन में लेके आना है, यानी फ्रॉम ऑनलाइन टू ऑफलाइन डेटा लेके आना है। तो सिंक डेटा फ्रॉम सर्वर पे हम क्लिक करते हैं। सिंक डेटा टू सर्वर, सिंक डेटा टू सर्वर हमें कब रखना होता है, मतलब करना होता है जब हमारा ऑफलाइन में काम हो रहा है और मुझे ऑनलाइन पे अपना डेटा लेके जाना है। तो कभी भी अगर आप स्विच कर रहे हैं ऑनलाइन से ऑफलाइन तो आपको पहले सिंक डेटा फ्रॉम सर्वर करना है ताकि कोई डेटा मिसमैच ना हो, जो ऑनलाइन में डेटा है वो ऑफलाइन में आ जाए। सिंक डेटा टू सर्वर अगर आप कर रहे हैं तो जो आपका जैसे ऑफलाइन में आपने काम किया और उसके बाद ऑनलाइन में आपको अपना डेटा ट्रांसफर करना है, तो एट द एंड ऑफ द डे सिंक डेटा टू सर्वर कर दीजिएगा, सारा ऑफलाइन का डेटा ऑनलाइन में चला जाएगा। और मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि बार बार ऑनलाइन ऑफलाइन मत कीजिए।
आप एक ही रखिए कि मुझे ऑफलाइन काम करना है, तो ऑफलाइन आपने किया, रात को आपने जब काम कंप्लीट हो जाता है तो आप उसको ऑनलाइन में डाल दीजिए, या ऑनलाइन काम कीजिए और बैकअप के लिए अगर आपको रखना है तो ऑफलाइन में डेटा अपना सिंक कर दीजिए। मतलब इतना फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन मतलब सिंक्रोनाइज वगैरह मत कीजिए, क्योंकि उसमें आप भी भूल जाएंगे कि सिंक्रोनाइज हुआ नहीं हुआ, तो इसलिए। और बाकी ये जो दो ऑप्शन आप देख रहे हैं, रिफ्रेश, सिंक, दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, इनको आपको नहीं छेड़ना है। ये फर्स्ट टाइम जब हम सेटअप कर रहे होते हैं ऑनलाइन टू ऑफलाइन, हमें सिर्फ तब इसको यूज करना होता है। बाकी डेली जो सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस करना है उसके लिए सिंक डेटा फ्रॉम सर्वर और टू सर्वर, ये आपको करना रहता है। तो ये तो हो गया ऑनलाइन के लिए। अब जिनका ऑफलाइन वर्जन है उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहता है, क्योंकि आपको ऑनलाइन पे टिक नहीं करना होता। यहाँ पे आपने पासवर्ड डाला, इसके बाद ये साइन इन पे आपने क्लिक किया, ये आपसे पूछेगा DB एंड लाइसेंस नॉट येट इनिशियलाइज्ड, वांट टू इनिशियलाइज। तो काफी लोगों को लगता है ये कोई एरर आ रहा है, बट ये एरर नहीं आ रहा। ये आपको पूछ रहा है कि आपका जो डेटाबेस है एंड जो लाइसेंस है वो अभी तक इनिशिएट नहीं हुआ, तो क्या आपको इनिशियलाइज करना है, येस और नो। तो आपको येस पे क्लिक करना है। जब आप येस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ये इस तरीके से शो करेगा, जैसे यहाँ पे ये अभी शो कर रहा है। और ये काफी बार जो है बहुत टाइम भी ले लेता है, तो ऐसा नहीं है कि ये रुक गया या फिर ये चल ही नहीं रहा, वो बैक एंड में चल रहा होता है। तो ये जब कंप्लीट हो जाएगा अपने आप आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा कि आपका लाइसेंस जो है वो डाउनलोड हो चुका है या नहीं हुआ। काफी बार क्या होता है, इंस्टॉल जब हम करते हैं तो वहां पे .NET फ्रेमवर्क का एरर आता है जब आप इंस्टॉल कर रहे होते हैं डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, .NET फ्रेमवर्क आपको डाउनलोड करना होता है। लेटेस्ट वाला भी कर सकते हैं या 4.5.2 वाला भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो भी एरर है वो वहां से आपको शो करेगा। और आपका हाँ, मतलब मेजरली तो यही एरर आते हैं। एक्सेल का मैंने आपको बता दिया है। और कभी भी कभी कभार एक्सटर्नल कंपोनेंट करके भी एरर आता है, कभी कभी एक्सटर्नल कंपोनेंट करके एरर आता है, जैसे कि आप साइन इन करने जाते हैं या माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस एक्सेस इंजन के नेम से आता है, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हो, वैसे वीडियो आपको मिल जाएगी। तो जब ये एरर आते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे CMD पे कमांड रन करनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको जब भी आता है आपका एक्सटर्नल कंपोनेंट का 2010 के लिए आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010, और जब आपका माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस इंजन का आता है तो वो CMD की कमांड आप रन कर सकते हो, वो मैं दिखा देती हूँ। आपको CMD पे आना है। इसी तरीके से अगर किसी का जैसे यहाँ पे मैंने अभी 64 बिट वाला रन किया कमांड, तो उसमें मुझे कोई एरर वगैरह कुछ नहीं आया, बस वो कंप्लीट हुआ एंड डन। कभी कभी एरर भी आ जाता है कि आपकी जो विंडोज है वो 32 बिट की और आपके जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स हैं वो 64 बिट के हैं। तो उस केस में आप फिर 32 बिट वाली का कमांड रन करेंगे। 32 बिट वाली कमांड रन करेंगे तो उसपे वो माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस इंजन जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर वहां पे भी आपका एरर आता है, सो दैट मीन्स कि आपका जो 32 बिट मतलब उसमें क्या शो करेगा कि आपकी विंडो जो है वो 64 बिट की है, लेकिन जो ऑफिस प्रोडक्ट्स है वो 64 वो 30, हाँ वो 30 जो विंडो है वो 32 बिट की है, लेकिन जो ऑफिस प्रोडक्ट है वो आपके 64 बिट के है। तो आपको क्या करना है, अगर विंडोज आपकी 64 बिट की है तो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट भी आपके 64 बिट के होने चाहिए, और अगर विंडोज 32 बिट की है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोडक्ट भी 32 बिट के होनी चाहिए।
देन इसके बाद में कभी कभी हमारा जो 2016 2019 वर्जन जिनका रहता है वहां पे भी अगर एरर आ जाता है तो आपको CMD कमांड रन करने के बजाय आप डायरेक्ट यहाँ पे आके 64 बिट कमांड मतलब 64 बिट पे डबल क्लिक कर सकते हैं, तो वही सेम पूछेगा आपसे। तो उस केस में भी आप कर सकते हैं जिनका 2016-19 एक्सेल इंस्टॉल्ड है वहां पे। सो ये था हमारा डेस्कटॉप ऐप, आपको कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे मतलब क्या क्या एरर्स इसमें आते हैं वो हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपको मतलब सेटअप करना है अपना इंडस्ट्री वाइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिनका मेडिकल शॉप है, फार्मास्यूटिकल बिजनेस है, उनसे रिलेटेड। तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, कंपनी सेटअप पे जाना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है इन्वेंट्री पे, देन आपको नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे आपको बैच वाइज इन्वेंट्री को ऑन करना है। पहले तो आपको यहाँ से इसको ऑन करना होता है बैच वाइज इन्वेंट्री को, देन आपको इन्वेंट्री पे जाना है, आइटम मास्टर पे जाना है, देन यहाँ पे जो भी आइटम है जिसपे भी आपको रिक्वायर्ड है बैच वाइज डिटेल, उसको आपको क्रिएट करते टाइम या अगर आइटम पहले से बना दी है तो एडिट करके आपको आइटम में भी उसको ऑन करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे बैच वाइज इन्वेंट्री ऑन किया हुआ है, इसको सेव करना है आपको। अब इसके बाद में इनसे रिलेटेड मतलब सेल्स परचेज जब आप करेंगे वहां पे तो बैच डिटेल आपको डालनी है। अब इनसे रिलेटेड क्या क्या रिपोर्ट्स हमारे पास अवेलेबल है वो मैं आपको दिखाती हूँ। रिपोर्ट्स में आपको जाना है, ऑल रिपोर्ट्स पे क्लिक करना है, मोर रिपोर्ट्स में आपको जाना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरियल बैच बारकोड ज्वेलरी टैग रिपोर्ट्स, इस पे आपको आना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैच वाइज स्टॉक ट्रैकिंग, बैच वाइज बैच डिटेल वाइज स्टॉक बैलेंस, बैच नंबर वाइज स्टॉक बैलेंस। तो यहाँ से बैच से रिलेटेड आपको काफी सारी रिपोर्ट्स मिलती हैं। बैच एक्सपायरी रजिस्टर, एक्सपायरी रजिस्टर में आप ये देख सकते हैं कौन कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो अभी तक एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, तो ऑटोमेटिकली वो इस रजिस्टर में आप देख पाएंगे। देन हमारा यहाँ पे जो है एक फार्मा स्टॉक के नेम से भी रिपोर्ट थी जो कि हम यहाँ सर्च कर लेते हैं। फार्मा स्टॉक के नेम से भी यहाँ पे एक रिपोर्ट गिवन है जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन वाइज रिपोर्ट देख सकते हैं अपने आइटम्स की जिन पे बैच वाइज डिटेल आपका ऑन है। तो उनके लिए यहाँ पे गिवन है ट्रांजैक्शन वाइज लास्ट सेल्स डेट क्या थी, लास्ट परचेज डेट क्या थी, कितना परचेज क्वांटिटी आया, कितना परचेज रिटर्न क्वांटिटी आया, तो वो सारा कुछ यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्लोजिंग क्वांटिटी कितना है, और बैच से रिलेटेड हमारी रिपोर्ट जो है वो सेल्स परचेज में भी आती है, जो कि मैंने पहले भी आपको दिखाया था। जब हम सेल्स इनवॉइस बनाते हैं तो यहाँ पे आता है बैच वाइज का, बैच वाइज व्यू। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी आपके सेल्स इनवॉइसेस वगैरह हैं अलोंग विद बैच नंबर आपको शो हो जाएंगे। मैं डेट चेंज करके देखती हूँ। यहाँ पे आपको ये देखिए बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपायरी डेट, MRP, यहाँ पे सारे ऑप्शंस गिवन है। यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे एक्सपायरी डेट वगैरह। सेम फॉर दी परचेज रेट एज वेल, सॉरी परचेज इनवॉइस रजिस्टर में भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी व्यू गिवन है बैच से रिलेटेड। जो भी आप परचेज करेंगे बैच वाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट और कितना MRP था इस आइटम का। ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे शो हो रही है। और अगर आपको रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है या आपको वहां से नहीं देखना, तो यहाँ पे अगर खाली आप बैच लिखेंगे सर्च में तो बैच से रिलेटेड जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स होंगी वो सारी आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। तो ये बैच डिटेल जो है ये हमारा यूज होता है इन केस ऑफ
मेडिकल शॉप्स या आपका जो फूड इंडस्ट्री है, एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जिनके होते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी होता है, बट कभी कभी उसमें क्या होता है, नॉट जस्ट ओनली आपका कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में क्या होता है, सिर्फ एक्सपायरी डेट रिक्वायर्ड रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं रहता अगर रिक्वायर्ड, या जैसे फूड में भी होता है सिर्फ आपको एक्सपायरी डेट चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं चाहिए होती है कुछ लोगों को। तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ सेटअप में हमने एक ऑप्शन दिया हुआ है बैच एट्रीब्यूट्स करके, तो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से एट्रीब्यूट्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है। जैसे मैंने बोला मुझे एक्सपायरी डेट रिक्वायर्ड नहीं है, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग डेट रिक्वायर्ड नहीं है, तो बैच डिटेल एट्रीब्यूट से मैं इसको यहाँ से हटा सकती हूँ। अगर मुझे बैच वाइज अपना स्टॉक डालना है, ओपनिंग स्टॉक, तो वो भी मुझे यहाँ पे गिवन है। ओपनिंग स्टॉक पे आपको क्लिक करना है, यहाँ से ब्रांच मैंने क्योंकि अनेबल की हुई है तो ब्रांच आपको लेना है। यहाँ पे देखिए बैच नंबर आ रहा है, तो मैंने इसको डाला हुआ है डिटॉल में, मतलब डिटॉल वाली जो आइटम है इसमें डाला हुआ है बैच नंबर। तो यहाँ से आपको इसको मेंशन करना है, बैच नंबर, क्वांटिटी, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, एमआरपी, एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो बैच वाइज आपका स्टॉक जो है यहाँ पे मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बैच वाइज मेंटेन करना होता है। देन इसके बाद जिनका यहाँ पे गिवन है इनपुट डायमेंशन डिटेल, इनपुट डायमेंशन डिटेल का मैं आपको डेमो करके दिखाती हूँ। इनपुट डायमेंशन डिटेल जिनका लेंथ, ब्रेथ, हाइट या स्क्वायर फीट वगैरह का बिजनेस रहता है, उसके लिए हमें इस ऑप्शन को यूज करना होता है, इनपुट डायमेंशन डिटेल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस ऑप्शन को सेटअप से ऑन करूंगी। इसके बाद मुझे जाना है इन्वेंट्री पे, आइटम मास्टर पे जाना है, क्रिएट न्यू आइटम कर लेते हैं, या फिर कोई अगर पहले से बना रखा है तो उसमें भी आप डाल सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया लेट्स से मार्बल। ठीक है, अब जैसे मेरा मान लीजिए डोर मतलब फर्नीचर का काम है, दरवाजे वगैरह मैं बनाती हूँ, तो हर कस्टमर का अपना डिफरेंट जो है डायमेंशंस रहती है कि इतना लेंथ का, इतना ब्रेड का, हाइट का, जो नाप के लेके जाते हैं जब घर वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह में भी ये यूज होता है, तो उसके लिए तो वो कस्टमाइज रहते हैं। तो अगर आप ऐसे इतने सारे आइटम्स बनाओगे तो उस वो तो बहुत सारे आपके आइटम्स बन जाएंगे, और इतने आइटम्स पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि कस्टमाइजेशन कभी भी सेम नहीं रहती है। तो इसीलिए यहाँ पे आप आइटम डालेंगे, जैसे मैंने मार्बल डाल दिया, तो आप कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे अब इसको मैंने ले लिया, नंबर्स में ले सकते हैं आप, यहाँ पे जो भी यूनिट आपको चाहिए, स्क्वायर फीट में चाहिए तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, HSN कोड। और अब मुझे यहाँ पे डालना है इनपुट डायमेंशंस को अनेबल करना है और इसको सेव करना है। तो आइटम बनाते टाइम भी हमें ये डिटेल ऐड करनी होती है। अब मैं एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ। यहाँ पे अब हम परचेज में गए, या चलो सेल्स बिल में बना के दिखा देती हूँ। आई होप सेल्स इनवॉइस आप सभी को क्लियर होगा, तो मैं उस पर इतना फोकस नहीं कर रही हूँ अभी। जस्ट जो मेन कंसर्न है आपको आइटम्स वगैरह दिखाने का, वही मैं यहाँ पे ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ लिया मार्बल, जैसे ही मैंने ओके किया तो ये डायमेंशन डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूछ रहा है लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, हाइट कितनी है। तो यहाँ पे मैंने लेंथ डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे ये आपको हाइट वगैरह, विड्थ वगैरह डालनी है तो डाल सकते हैं। चलो ठीक है, मैंने रैंडमली मैंने ये लिया है, यहाँ पे लेंथ, विड्थ और हाइट आपकी मर्जी है, मतलब जो भी आपको रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ डाल सकते हो। और इसके कितने नंबर्स, मतलब ये जो लेंथ और हाइट है इसके कितने नंबर्स आपको चाहिए, जैसे
दो मार्बल के ब्लॉक्स चाहिए या कितना चाहिए, तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग वो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्वांटिटी ले लेगा। और जैसे अगर मल्टीपल है तो यहाँ पे देखिए प्लस बटन गिवन है, आप मल्टीपल यहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वांटिटी ले सकते हैं, और वही आपकी क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगी मल्टीप्लाई होके। ये देखिए रेट वगैरह जो भी है यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे, मैं एग्जांपल के तौर पे डाल रही हूँ यहाँ पे 100, और इसको अब हमें सेव कर देना है या प्रिंट लेना है, आप प्रिंट ले सकते हैं। ओके, टैक्स इज रिक्वायर्ड। तो इनसे रिलेटेड जो रिपोर्ट्स आपको मिलेंगी वो ये मिलेंगी। स्टॉक तो इससे रिलेटेड आपको नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि जो डायमेंशन होती है, जैसे मैंने बताया दरवाजे का मैंने एग्जांपल दिया, ये मार्बल का ही दिया, वो सबका डिफरेंट डिफरेंट रहता है, तो आप एक पर्टिकुलर उसको जनरलाइज उसमें बना के नहीं रख सकते हैं, या उसका स्टॉक आप मेंटेन नहीं कर सकते हैं। वो तो आपका कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे क्या परचेज कर रहा है, क्या साइज या क्या लेंथ विड्थ हाइट उसको चाहिए। तो यहाँ पे एक बार मुझे लॉग आउट करके लॉग इन करना होगा। जो भी आप फीचर वगैरह ऑन करते हैं उनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स ताकि आ जाए, तो उसके लिए हमें लॉग आउट और लॉग इन एक बार करना होता है। तो उनसे रिलेटेड जो जो ऑप्शंस आपने अनेबल किए हुए हैं उनसे रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं। तो मैंने यहाँ मोर रिपोर्ट्स पे क्लिक किया, सेल्स रिपोर्ट में गए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल्स रजिस्टर विद डायमेंशन आ रहा है, इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पे अभी सेल्स इनवॉइस जो मैंने बनाया था वो यहाँ पे मुझे शो कर रहा है, और यहाँ पे साइड में हम स्क्रॉल करेंगे, लॉजिस्टिक्स वगैरह सारी यहाँ पे डिटेल आ रही है। यहाँ पे देखिए ये मार्बल की डिटेल आ रही है, यूनिट क्वांटिटी वगैरह, और लेंथ विड्थ हाइट और क्या टोटल डायमेंशंस है वो यहाँ पे शो कर रहा है। क्योंकि इसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं इस रिपोर्ट्स में, तो जैसे कि आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि आप कैसे रिपोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो जो जो इसमें ऑप्शंस आपको नहीं चाहिए हैं वो आप हटा सकते हो, जैसे कैटेगरी, पार्टी ईमेल, सेल्समैन वगैरह हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको परचेज रजिस्टर विद डायमेंशन भी मिल जाएगा यहाँ पे, ये रहा परचेज रजिस्टर विद डायमेंशन, तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एंड ये जो सेशन है ये हमारा एंड हो जाएगा विद इन 2 मिनट्स, तो प्लीज दोबारा से इसी लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो इनपुट डायमेंशन में यही 2 रिपोर्ट आपको मिलेंगी सेल्स परचेज से रिलेटेड। इसके बाद हमें आना है आइटम सीरियल नंबर ट्रैकिंग। जिनका मोबाइल का बिजनेस है या इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है, ऑटोमोबाइल का बिजनेस है, उन्हें इस ऑप्शन को ऑन करना होता है, आइटम सीरियल नंबर ट्रैकिंग को। देन यहाँ पे यूज सीरियल एट्रीब्यूट एज, आपको उसको एज अ सीरियल नंबर ट्रीट करना है, लॉट ट्रीट करना है, आइटम प्रॉपर्टी एज अ ट्रीट करना है, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे नंबर ऑफ सीरियल फील्ड्स मैंने 2 डाला हुआ है, और इसको मैं IMEI डालती हूँ अभी के लिए, और नंबर ऑफ सीरियल फील्ड मैंने 1 रखा है, और इसको मैंने सेव कर दिया। और दोबारा से मैं इसको लॉग आउट करके लॉग इन कर लेती हूँ, सो दैट सीरियल नंबर वाइज जो मेरी रिपोर्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली मुझे शो हो जाए। यहाँ पे बेसिकली जो सीरियल नंबर जो ऑन करना होता है वो हमने सेटअप से कर दिया, अब हमें आइटम में भी उस ऑप्शन को ऑन करना है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी एक आइटम क्रिएट किया हुआ है सैमसंग मोबाइल फोन के नेम से, इसको मैं एडिट करती हूँ। प्लीज दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा, सेशन एंड होने ही वाला है ये। सीरियल ट्रैकिंग यहाँ पे देखिए ऑन किया हुआ है मैंने ऑलरेडी, इसको सेव करेंगे। अब जब भी मैं परचेज करने जाऊंगी मुझे परचेज पे जाना है, परचेज बिल पे क्लिक करना है, देन मुझे यहाँ पे ब्रांड सिलेक्ट करना है डिफॉल्ट, देन वेंडर,